हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, अपने इस चैनल उत्तराखंड की पाठशाला में मैं लेकर आता हूं उत्तराखंड विषय से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जहां पर भी उत्तराखंड विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसी कड़ी में आज एक टॉपिक यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ कि जो कि अति महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है रवाई जौनपुर की विशिष्ट सामाजिक प्रथाएँ या परंपराएं जो कि रवाई या जौनपुर क्षेत्र में मौजूद हैं। देखिए दोस्तों, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तथ्यात्मक रूप से यूके ट्रिपल एससी और पीएससी की सभी यूके पीएससी की सभी परीक्षाओं के लिए। और देखिए, निबंधात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो अपर पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो। यहाँ से आपको पता चलेगा कि इन प्रथाओं पर अगर क्वेश्चन आए तो क्या यहाँ पर लिखना आपको होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। रवाई जौनपुर की विशिष्ट सामाजिक प्रथाएं जो कि रवाई जौनपुर क्षेत्र में मौजूद हैं। तो चलिए दोस्तों, सर्वप्रथम बात करते हैं रवाई जौनपुर क्षेत्र की। देखिए, आपको पता होगा कि देहरादून के अधिकांश भाग में एक जनजातीय क्षेत्र है जहाँ पर जौनसारी जनजाति निवास करती है, और इस क्षेत्र को हम कहते हैं जौनसार बावर। तो देखिए, जौनसार बावर जो क्षेत्र है उसकी अलग सामाजिक एवं सांस्कृतिक रीति रिवाज या परंपराएं हैं जो उसे अन्य क्षेत्रों से अलग बनाते हैं या अलग पहचान दिलाते हैं। तो इसी जौनसार बावर क्षेत्र की संस्कृति या सामाजिक परंपराओं से प्रभावित क्षेत्र है रवाई जौनपुर। रवाई की बात करें तो रवाई है उत्तरकाशी जिले में और जौनपुर है टिहरी जिले में, लेकिन ये दोनों क्षेत्र टच करते हैं देहरादून के जौनसार बावर वाले इलाके को, इसलिए यहाँ पर सांस्कृतिक प्रभाव दिखता है जौनसार बावर का। और यहाँ पर कई सारी परंपराएं ऐसी हैं जो जौनसार बावर क्षेत्र में प्रचलित हैं, इसीलिए हम इसे एक जनजातीय क्षेत्र मानते हैं। तो देखिए, बात करें अगर रवाई जौनपुर की, तो यहाँ पर कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो कि इसे सांस्कृतिक पहचान अलग से दिलाती हैं। तो हम बात करेंगे उन्हीं परंपराओं के बारे में जो इस क्षेत्र में प्रचलित हैं या थी, जो कि यहाँ की विशिष्ट पहचान है। तो सबसे पहली जो हम परंपरा यहाँ पर देखेंगे वो है ब्यूरा प्रथा। तो देखिए, जौनपुर क्षेत्र या रवाई क्षेत्र की ये परंपरा है ब्यूरा प्रथा। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ जानेंगे। तो ब्यूरा का जो अर्थ होता है वो होता है सलाह। देखिए, सलाह की ये प्रथा है ब्यूरा प्रथा। ये क्यों मौजूद थी? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या था कि जौनसार बावर की तरह यहाँ पर भी संयुक्त परिवार की प्रथा थी। एक परिवार कई सारे जनों को मिलकर बनता था। तो ऐसे में क्या होता था कि इन बड़े परिवारों का प्रबंधन कैसे किया जाए, इनको संचालित कैसे किया जाए, इसमें बड़ी दिक्कत आती थी। तो इसलिए क्या निकाला गया, इसका मतलब एक सॉल्व क्या किया गया, इस किस तरीके से इसका हल निकाला गया। तो परिवार का जो मुखिया होता है, जो सबसे बड़ा मुखिया होता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला, उसका कार्य होता था परिवार को संचालित करना। उसका कार्य क्या है कि परिवार के संपूर्ण सदस्यों में कार्य का विभाजन करना होता था और सबको उसका दायित्व समझाना होता था। और जब दिन का कार्य खत्म हो जाता था तो शाम को वो सबको बैठाकर कार्य का विवरण लेता था। तो इस प्रथा के अंतर्गत क्या होता था कि परिवार का मुखिया कार्य का विभाजन करके और अंत में दिन के कार्य का विवरण लेता था, जिससे कि मतलब कार्य को बराबर बांटा जाए या हर जिसको जो कार्य दिया है उसके द्वारा उस कार्य को उसी से उस कार्य को पूर्ण कराया जाए। इस तरह से क्या होगा, इस तरह से परिवार में एक सौहार्द की स्थिति बन जाएगी और एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण बन जाएगा, जिससे कि परिवार में कोई भी दिक्कत टूटने की या विभाजन की नहीं आएगी। तो इसलिए इस प्रथा को यहाँ पर काफ़ी वैल्यू दी गई थी। तो एक प्रसिद्ध प्रथा थी ये इस इलाके की, ब्यूरा प्रथा। तो देखिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि परिवार को सुचारू रूप से चलाने व पारिवारिक सौहार्द और सामंजस्य को बनाए रखने हेतु यह व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस प्रथा में यही था कि परिवार का मुखिया इस प्रथा के द्वारा परिवार को चलाता था। अगली जो प्रथा हम देखेंगे वो है ज्वाड़ प्रथा। देखिए, ज्वाड़ महिलाओं के आर्थिक अधिकार से संबंधित है। अगर हम बात करें जनजातीय क्षेत्रों की, तो पहले से ही जनजातीय क्षेत्रों में मातृ सत्तात्मक समाज देखा जाता था और यहाँ पर महिलाओं को बहुत सारे अधिकार प्राप्त होते थे। तो ऐसा ही हमारा क्षेत्र है, जो हमारा जौनपुर क्षेत्र था, वहाँ पर एक प्रथा देखने को हमें मिलती है जो कि है ज्वाड़। ज्वाड़ की बात करें तो ये था महिला के आर्थिक अधिकारों से संबंधित। हुआ क्या कि लगातार पुरुषों का जब वर्चस्व बढ़ने लगा इन क्षेत्रों में, तो यहाँ के बुजुर्गों या जो यहाँ के सयाना वर्ग था या जो मतलब नीति निर्धारक ये वर्ग था जो नीतियाँ बनाता था अपने समाज के लिए, उन्होंने महिलाओं को पृथक अधिकार देने की सोची और उन्होंने उनको एक आर्थिक अधिकार यहाँ पर दिया था। संपत्ति में उनके हिस्से की बात की थी। तो यही अधिकार है महिलाओं के आर्थिक जो अधिकार होते हैं, वही है ज्वाड़ प्रथा। जो संपत्ति में उनका मतलब उनका भाग होता था या संपत्ति में उनका अधिकार होता था पिता की, तो वही थी ज्वाड़ प्रथा। ये एक मातृ सत्तात्मक समाज का उदाहरण था। देखिए, अगली जो हम प्रथा देखेंगे वो है पौणा प्रथा। देखिए, पौणा प्रथा की बात करें तो पौणा प्रथा एक ऐसी प्रथा है
जिसके अंतर्गत मतलब जो विशेष पर्वोत्सव होते हैं, मतलब जैसे कि इस क्षेत्र में जो विशेष पर्व होते हैं जैसे मरोज, जो कि मकर संक्रांति के टाइम पर यहाँ पर मनाया जाता है, या बग्वाली, यहाँ की दीपावली एक प्रसिद्ध है। ऐसे ही बहुत सारे जो मेले यहाँ पर होते थे, थौल जिनको हम कहते हैं। इन मेलों के समय क्या होता है कि यहाँ के लोग अपने नाते रिश्तेदार जो होते हैं उनको अपने घर पर आमंत्रित करते हैं, जो भी अपने परिचित होते हैं उनको अतिथि के रूप में आमंत्रित करते हैं, और उनको मतलब क्या विशिष्ट प्रकार के भोज्य खिलाते हैं, चाहे वो शामिश हो या मतलब मदिरा पान कराना, ये सब कराना यहाँ पर चलता है। इसमें क्या होता है कि इसके बाद सामूहिक नृत्य गान ये सब करते हैं, मतलब एक उत्सव की तरह इसे मनाते हैं अपने घर पर बुलाकर अतिथि को। और जो ये प्रथा इनकी होती है इसे ही कहते हैं पौणा प्रथा। अगली जो प्रथा यहाँ पर हमारी है इस क्षेत्र की, वो है छूट प्रथा। देखिए छूट प्रथा की बात करें तो इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रथा है ये। देखिए तलाक से संबंधित ये प्रथा है, संबंध विच्छेद की एक प्रथा है। यहाँ पर होता क्या है कि अगर कोई स्त्री या विवाहित स्त्री अपने पूर्व पति से संबंध विच्छेद करना चाहती है तो वो क्या करेगी, वो अपने मायके जाकर बैठ जाएगी, मतलब अपने ससुराल नहीं आएगी, और बार बार बुलाए जाने पर भी वो ससुराल नहीं आती है। तो इसमें क्या होता है कि इस बीच उसके माता पिता उसके लिए कोई दूसरा पति ढूंढ लें, या मनोकूल जो या तो उसने ढूंढा हुआ तो अनुकूल पति से उसकी शादी कराना स्वीकृत कर देते हैं उसके माता पिता, और उसके ससुराल में ये खबर दे देते हैं। अब होता क्या है कि दोनों पक्षों को पंचायत में बुलाया जाता है और दोनों पक्ष को यहाँ पर राजी किया जाता है इस संबंध विच्छेद के लिए। और अधिकांश तो पंचायत का जो फैसला होता था, कहते हैं कि वो लड़की के पक्ष में ही यहाँ पर जाता था, और उसे मतलब उसको संबंध विच्छेद की पूरी छूट होती थी पुराने पति से। होता यहाँ पर क्या था कि जो नया पति होता था वो छूट की एक राशि अदा करता था पुराने पति को, और ये हज़ारों में भी, कई सारे रुपये के हिसाब से भी बहुत सारी भी हो सकती थी। तो इस हिसाब से क्या होता था कि उसका तलाक यहाँ पर हो जाता था पुराने पति के साथ। और इस समाज में ये भी था कि मतलब एक माना जाता है कि एक स्त्री 7 बार अपना विवाह विच्छेद कर सकती है, ऐसा कहा गया था। तो ये एक मतलब ये प्रथा, ये यहाँ एक सामाजिक प्रथा थी यहाँ की, या एक सामाजिक मतलब एक नियम बने हुए थे कि इतनी बार वो विवाह विच्छेद कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर महिलाओं को काफ़ी सारे अधिकार जनजातीय क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं। उसी का एक उदाहरण था ये अधिकार भी, या ये छूट प्रथा भी। अगली जो प्रथा है वो है बाँटा प्रथा। तो देखिए बाँटा प्रथा की बात करें तो जो पैतृक संपत्ति होती है, पिता की संपत्ति, उसमें जो कन्या का हिस्सा होता है या विवाहोपरांत कन्या का देय भाग होता है, तो उसे हम मानते हैं क्या, उसे कहते हैं यहाँ पर बाँटा। अब देखिए कैसे, विवाह के बाद क्या होता है कि पर्व के समय, या हम देखते हैं कि जब भी कोई पर्व होता है तो उसमें नई नई चीज़ें घर में आती हैं, या कुछ ना कुछ पकवान बनते हैं, या कुछ ना कुछ अच्छा घर में आता है, तो या मांस मदिरा इस तरह की चीज़ें इन जनजातीय क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो कन्या, जो हिस्सा कन्या का होता है उसे कन्या को भेज दिया जाता है प्रमुख पर्वों पर। तो इसे ही कहा गया है बाँटा। अगली जो प्रथा यहाँ पर हम देखेंगे वो है समौण। देखिए समौण की बात करें तो जब हमारी यहाँ कन्याएं अपने मायके से ससुराल जाती हैं, कभी कभी ससुराल से मायके आने पर भी, तो वो कई प्रकार के भोज्य या पकवानों से बड़ी टोकरी अपने साथ लेके आती है, जिसे आने के बाद मायके में या ससुराल दोनों जगह आस पड़ोस में बांट दिया जाता है। तो वो जो चीज़ होती है, वो जो टोकरी होती है, उसे कहा जाता है यहाँ पर समौण। देखिए इसी को ही गढ़वाल में कलियो और कुमाऊं में कुशौल कहा जाता है। तो यही समौण है, यही जो कुशौल या कलियो है, यही जौनपुर क्षेत्र में है समौण। अगला जो है वो है ढकियारी। तो देखिए ढकियारी एक प्रथा है जौनपुर की, एक दाह संस्कार की प्रथा। अब इस प्रथा में क्या होता है कि मतलब जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके मृतक के जो रिश्तेदार होते हैं वो एक धुन ताल के साथ ढोल बजाते हुए मृतक के घर पहुंचते हैं, और इसे ही ढकियारी कहा जाता है। देखिए ढकियारी जो है वो मतलब अन्य क्षेत्रों की दाह संस्कार जो हमारे यहाँ चलते हैं उनसे अलग है। यहाँ पर क्या होता है कि मृतक के पास दीपक नहीं जलाया जाता है, या उसको स्नान नहीं कराया जाता है। दाह संस्कार से पहले जो मृतक शरीर होता है यहाँ अलग ही होता है। और जब मृतक की यहाँ किसी महिला की मृत्यु यहाँ पर होती है तो उसके लिए तो आवश्यक होता है कि उसके मायके से यहाँ पर उसके सगे संबंधी आ जाएं, उसके बाद ही उसका दाह संस्कार होगा, वरना तब तक नहीं होगा। और शव यात्रियों को, जो शव को लेकर जाते हैं, उन्हें मदिरा पान भी यहाँ पर कराया जाता है वहाँ से आने के बाद, और मांस भी उन्हें खिलाया जाता है कि जिससे कि आत्मा को शांति मिले। खुशी मनाकर मृत आत्मा को प्रसन्न करने की कोशिश की जाती है। तो इस तरह से ये एक परंपरा है, यहाँ की दाह संस्कार की परंपरा है इस क्षेत्र की। तो और ये अंतिम यहाँ पर प्रथा हम ले रहे हैं वो है, देखिए दोस्तों, जजोड़ा प्रथा।
जजुड़ा प्रथा की बात करें तो एक वधु मूल्य आधारित विवाह है यहाँ का। होता क्या है देखिए, इसे टके का ब्याह भी कहा जाता है, टके का ब्याह या दर प्रथा। इसमें होता क्या है कि लड़की के अभिभावक या लड़के के दोनों के अभिभावक आपस में मिलकर एक वधु मूल्य फिक्स करते हैं और एक तिथि फिक्स करते हैं, जब जिस दिन क्या होता है कि लड़के वाले 5-7 व्यक्ति लड़की के घर जाते हैं बिना दूल्हे के, और अगले दिन क्या होता है कि लड़की तैयार होकर बिल्कुल दुल्हन बन के वापस लड़के के घर आती है और लड़के के घर पे लड़के की बारात तैयार की जाती है और वो वहाँ पर दुल्हन का स्वागत करता है। अर्थात बारात लेके दुल्हन यहाँ पर जाती है और वहाँ पर दूल्हा अपने घर से कुछ दूर पर आके उसका स्वागत करता है और दुल्हन फिर वापस दूल्हे के घर में चली जाती है और कुछ दिन तक वहीं रहती है। बाद में 7वें दिन वहाँ से लौटकर अपने मायके की तरफ आती है, एक दिन वहाँ रहने के बाद फिर वापस चली जाती है। तो इसमें होता क्या है कि ये एक वधु मूल्य आधारित विवाह है जिसमें वधु ही बारात लेकर दूल्हे के घर तक जाती है। तो ये इस प्रथा ये पहले मौजूद थी या अभी भी हल्की फुल्की है, तो इसे जोजड़ा प्रथा कहते हैं। तो ये कुछ प्रथाएं थी जौनपुर क्षेत्र की, जिसलिए विशिष्ट है या विशेष माना जाता है जौनपुर क्षेत्र को। तो ये थी कुछ प्रथाएं दोस्तों, जुड़े रहिए। धन्यवाद। आगे भी हम ऐसे स्पेशल वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।